अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आपको जो है वो शुरू की दो जॉब्स, एक जॉब नंबर 3 और जॉब नंबर 4 तो आपकी हो चुकी है। लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे साथ फर्स्ट सेशन में नहीं थे, आफ्टर इंटरचेंजिंग द ग्रुप्स, अब आप आए हैं यहाँ पे, तो सेफ़्टी के हवाले से तो कोई बात नहीं हुई थी। और एक वजह ये कि दो बातें हैं। एक तो मुझे सेफ़्टी प्रिंसिपल्स आपको बताने भी हैं। सेफ़्टी प्रिंसिपल्स मैंने डिस्कस नहीं किए थे। ये सेफ़्टी प्रिंसिपल्स वैसे तो जनरल हैं, आपकी वर्कशॉप के लैब के मुतालिक भी हैं, बाकी मटेरियल्स लैब, और आगे आप जो हीट ट्रांसफ़र वगैरह की आगे जाके कभी देखेंगे तो कई रूल्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ लैब्स में अप्लाई हो जाते हैं। तो कुछ बातें आपके जहन में रहनी चाहिए लैब्स के हवाले से। और एक इसकी एक बात, दूसरी बात जो है वो ये भी है कि जो आपका असाइनमेंट है सेफ़्टी प्रिंसिपल्स के हवाले से, तो वो मुझे आपको देना है। तो ये आप बातें अगर सही से सुनेंगे तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो ट्रिकी क्वेश्चन है, तो उस पर आप वो अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं आपको यानी इस प्रेजेंटेशन के एंड पे मैं आपको वो दिखाऊंगा। जो असाइनमेंट, आसान सा असाइनमेंट, 4 क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो सेफ़्टी रूल्स और सेफ़्टी प्रिंसिपल्स के बारे में ज़रा ये देख लें पहले आज की क्लास में। तो मैं चाह रहा था क्योंकि आपके पास अभी है टाइम आगे ना, तो जो जॉब्स बची हैं तो हो जाएंगी, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो पहला सबसे अहम रूल जो है वो ये है कि आपको जो अपने हाथ हैं वो हमेशा वॉश करके लैब के अंदर दाखिल होने। उसकी वजह ये है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कोई फ्लेमेबल टॉक्सिक मटेरियल भी आपके हाथ में हो सकता है जिसकी वजह से जब आप लैब में हों तो कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो आप जब भी लैब में दाखिल हों अपने हाथों को धोकर आएँ। नेक्स्ट ये कि आपको पता है कि अच्छा, आप लोगों ने तो अभी नहीं किया, जब भी हमारे यहाँ वर्कशॉप में आते हैं, उसके अलावा दूसरी लैब्स में भी वैसे तो, लेकिन वर्कशॉप में पर्टिकुलरली हम सेफ्टी गॉगल्स ज़रूर देते हैं फॉर आई प्रोटेक्शन, क्योंकि वहाँ पे जब आप हैंड सॉ के ज़रिए कटिंग कर रहे होते हैं तो सॉ डस्ट जो होता है वो सॉ डस्ट वहाँ एयर में बेसिकली उड़ रहा होता है। तो वो आपकी आई को जो है वो आई में डैमेज कर सकता है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस हवाले से हम जो है वो सेफ्टी गॉगल्स वहाँ देते हैं। वैसे तो यहाँ पे जो है वो शील्ड भी बनी हुई है। ये शील्ड जो है ये हम वेल्डिंग में यूज़ करते हैं। वेल्डिंग जब आप करेंगे तो आप उसमें देखेंगे, उसमें जो है हम शील्ड यूज़ करते हैं। वहाँ जस्ट गॉगल्स काफ़ी नहीं होते, ठीक है। इस तरह की शील्ड यूज़ होती है। और ये 3 जो हैं वो प्रोटेक्टिव या सेफ्टी गॉगल्स हैं। अच्छा, ये एक एक करके नहीं रूल्स हैं बेसिकली। मैं इतना कुछ इसमें लिखा नहीं है, सिर्फ टॉप पे हेडिंग्स जो डाल दी हैं ये रूल्स हैं। और इससे कोई ना कोई साथ में पिक्चर इसलिए डालिए ताकि वो आपको याद हो जाए, जिससे ना बात, क्योंकि सिर्फ ये रूल्स लिख दिए जाते हैं। अगर आप देखें जो मैनुअल्स होते हैं, लैब मैनुअल्स, उसमें क्या होता है कि वो वर्ड की एक फ़ाइल होती है, उसमें लाइन से जो है ना वो रूल्स ही रूल्स लिखे हुए हैं, और बच्चों को जो है वो बस उन पर डाला हुआ है कि भाई ये याद कर लो। तो मैंने जानबूझ के एक स्लाइड इसलिए बनाई थी कि इसमें पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर्स कहीं ना कहीं जहन में रह जाती है, ठीक है। पिक्चर आपके जहन में रह जाएगी तो वो आपके बाद भी रिकॉल हो जाएगी। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट आया है, ये टू स्टोर ऑयली एंड ग्रीसी रैग्स इन फायर प्रूफ कंटेनर्स। कोई भी किसी भी किस्म का कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ हो जो ऑयली हो या ग्रीस हो लगा हुआ उसमें, तो उसे रखने के लिए ना लैब में ऐसे नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसके लिए फायर प्रूफ कंटेनर्स में रखा जाता है। कोई भी ऐसा कंटेनर जिसका मटेरियल आग को ना पकड़ता हो। तो उसकी वजह ये है कि कोई भी अगर ग्रीसी या ऑयली आपके पास रैग है या कपड़ा है जो आपने लैब में रखा, तो वो जो हैज़र्ड है वो फायर का है। किसी अगर जैसी ज़रा सा भी फ्लेम होता है तो वो आग पकड़ लेगा, और आग पकड़ लेगा तो आग फैल सकती है, ठीक है। तो ये एक रूल अहम है। आगे चलते हैं। अप्लाई करेक्ट लिफ्टिंग मेथड। अच्छा, इसको गौर से देख लें। ये आपको बहुत सारे लोग जब हैवी लोड्स होते हैं ना तो इस तरह उन्हें लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है कि आप पूरे
बैठ नहीं रहे और बैंड होकर आप उसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो इससे आपकी बैक में जो है वो इंजरी हो सकती है। जब भी आप हैवी लोड्स को लिफ्ट करते हैं तो आपको लिफ्ट करने का जो करेक्ट तरीका है वो ये है, यानी आप पहले पूरे जो है वो बैठ जाएं और फिर उसके बाद इसको लिफ्ट करें, ताकि आपकी ये देख रहे हैं ये पोजीशन है बैक की, बेंडिंग पोजीशन नहीं है ये, और इससे आपकी बैक में कोई इंजरी नहीं होगी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अच्छा, किसी भी चीज़ में अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो या इन्वॉल्व हो रहे हो तो पहले जो है वो इंस्ट्रक्टर की परमिशन, किसी भी लैब के लिए इंस्ट्रक्टर की परमिशन ज़रूरी है, और आप हर चीज़ में नहीं घुसेंगे बग़ैर इंस्ट्रक्टर की परमिशन के, क्योंकि आपको नहीं पता लैब की हर चीज़ के बारे में, तो कोई भी चीज़ आपके लिए जो है वो हैज़र्ड बन सकती है और रिस्क का फैक्टर जो है वो क्रिएट कर सकती है। अच्छा, वेयर टाइट एंड सेफ्टी क्लोथिंग विद हार्ड शूज़, ये तो आपको बताया होगा उन्होंने ना कि आप लोग भी कवरऑल्स वगैरह पहनते हैं या डांगरी जो होती है वो पहनते हैं, और साथ में आपको बताया था कि सेफ्टी शूज़ ज़रूरी हैं, सैंडल्स वगैरह अलाउ नहीं होती, स्लीपर्स अलाउड नहीं होती लैब में। सेफ्टी शूज़ इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट जो है वो आपके एकदम पैर पे गिरता है तो उससे आपके पैर को इंजरी नहीं होगी, फुट में आपके जो है वो इंजरी नहीं होगी, बल्कि सेफ्टी शूज़ के ज़रिए वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। बाकी कवरऑल जो है वो आपके अपने क्लोथ्स को भी बचा रहे होते हैं, अपनी बॉडी को भी बचा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हेलमेट भी दिया हुआ है साथ में, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कहीं कहीं कुछ लैब्स में ज़रूरी होता भी है, लेकिन हमारी जो वर्कशॉप की लैब है उसमें कोई हेलमेट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कवरऑल इज़ इनफ एंड सेफ्टी शूज़ आर इनफ। इसका शायद आपने सुना होगा पहले भी, यूज़ ऑफ 3 prong प्लग। ये 3 prong प्लग आपने देखे भी होंगे अक्सर, इस तरह के ये जो 3 आपको प्लग नज़र आ रहे हैं, ये अक्सर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, घरों में एसी वगैरह होता है, फ्रिज होता है, उसमें यूज़ किया जाता है जहाँ ज़रा हैवी लोड्स होते हैं ना। अच्छा, होता क्या है इसमें कि 3 किस्म की वायरिंग सिस्टम जो आ रही होती है उसमें ब्लैक होता है, एक वाइट होता है और ग्रीन होता है। तो ये जो ब्लैक आ रहा होता है बेसिकली, ये आप देख रहे हैं यहाँ से जो मेन ईएमएफ या वोल्टेज सोर्स है, ये वी जो दिया हुआ है, यहाँ से जो ये ब्लैक वायर आ रहा है और ये इस प्रॉन्ग के थ्रू एंटर हो रहा है, इसे हम, इस ब्लैक वायर को हम कहते हैं लाइव वायर, LIVE लाइव, ठीक है। ये एक तरह से उस आपके जो इस पावर स्टेशन है वहाँ से एंट्रेंस है, वहाँ से जो लाइव जो वायर आ रहा है, ब्लैक इन कलर होता है ये, और ये लाइव वायर होता है, ठीक है। फिर ये तो एक तरह से एंट्रेंस है। फिर जब ये आप ये देख रहे हैं यहाँ से ये जो लीव हो रहा है, ये एक वाइट, मैं इसको कर देता हूँ, ब्लैक के ज़रिए तो देखें ये आ रहा था और ये कोई लोड है। फिर आप ये गौर करें अगर, तो ये एक वाइट तार के ज़रिए, दरमियान में ना एक वाइट है, वाइट के ज़रिए ये इसकी ये आउटगोइंग है, ठीक है। तो ये जो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल, यानी जिसके थ्रू करंट लीव करता है सर्किट को, उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। फिर आप साथ में देख रहे हैं यहाँ एक एडिशनल वायरिंग सिस्टम है, ये जो कि यहाँ पे आके ग्रीन कलर से शो हो रहा है, ये इसको हम अर्थ कर देते हैं। यहाँ आप ये देख रहे हैं अर्थिंग का सिंबल, ये अर्थिंग का सिंबल है यहाँ जो बना हुआ है, यानी ग्राउंड कर देते हैं। अगर कभी कोई मसला होता है किसी किस्म का भी और कोई इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड अराइज होता है, तो ये जो थर्ड ग्रीन जो आपको अर्थ का वायर या ग्राउंड का जो वायर है नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए जो करंट है वो ज़मीन में चला जाता है और किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड से जो है वो इंसानी जानों को फिर ख़तरा नहीं होता। और ये हैवी लोड्स के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे अब ये नहीं कि जैसे आप इलेक्ट्रिकल उसमें नहीं देखेंगे ये चीज़, ठीक है। फिर आगे भी इसी की एक स्लाइड जिसमें मैंने बता दिया था क्योंकि हर किसी को पता नहीं होता। अच्छा, कुछ मुल्कों में लाइव वायर के लिए रेड भी यूज़ होता है, रेड और ब्लैक दोनों हैं वैसे। और आगे लिखा हुआ है कि कैरीज़ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। ये स्टेशन से जो जिस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो लाइव वायर होता है, और फिर जो रिटर्न पाथ होता है वो वाइट जो मैं आपको दिखा रहा था दरमियान में, वो न्यूट्रल है। और जो एक एडिशनल पाथ होता है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, अगर कुछ मसला हो तो उसके ज़रिए
अर्थिंग हो जाती है करंट की। अब वो जो ग्राउंड वायर होता है, अर्थ का वायर होता है, वो ग्रीन कलर से होता है यूजुअली। कहीं कहीं कुछ मुल्कों में जो है वो येलो कलर से भी उसको जो है वो इंडिकेशन उसकी की जाती है। अच्छा, बी क्वाइट एक्वेंटेड विद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी किस तरह बिहेव करती है एज़ फार एज इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज़ कंसर्न। और आपको पता होगा, सुना होगा आपने कि लोग कहते हैं कि भाई जब आपके हाथ गीले हों तो आप जो है बिजली की चीज़ों में ना घुसें। उसकी वजह क्या होती है? यानी जब ह्यूमन बॉडी वेट होती है, गीली होती है, तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा चांस है कि आपको उससे इलेक्ट्रिकल करंट से जो है वो हैज़र्ड ज़्यादा है। लेकिन जो ड्राई होती है हमारी स्किन, तो ड्राई स्किन की रेजिस्टेंस हाई होती है एज़ कम्पेयर टू वेट स्किन। तो जब रेजिस्टेंस हाई होती है तो करंट की मकदार कम होती है अगर वो आपकी बॉडी में से फ्लो हो जाए, तो वहाँ पे हैज़र्ड भी कम है। ठीक है, तो इसमें एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी समझाया हुआ है, और वो एग्ज़ाम्पल ये है। ड्राई स्किन में बताया हुआ है। अच्छा, आपको पता है ना कि ओम्स लॉ V इज़ इक्वल टू आई आर होती है। तो V इज़ इक्वल टू आई आर होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि I इज़ इक्वल टू V अपॉन आर। तो देखें, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस एक दफ़ा ड्राई और एक दफ़ा वेट स्किन के लिए निकाल के देखिए। तो ड्राई स्किन में 100 वोल्ट्स को जब डिवाइड किया रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई स्किन से, ड्राई स्किन की रेजिस्टेंस की रेंज ये होती है 100,000 ओम से लेके 600,000 ओम तक। तो लेट से अगर 100,000 ओम भी है, तो इससे जो करंट की वैल्यू आएगी वो आ रही है 1.1 मिली एम्पेयर्स ड्राई स्किन में, क्योंकि ड्राई स्किन में रेजिस्टेंस बहुत हाई है। लेकिन जब आप वेट स्किन देखें जिसमें रेजिस्टेंस लो होकर तकरीबन 1000 ओम रह गई, तो डिनोमिनेटर में 1000 ओम की वजह से आंसर आ रहा है करंट का 110 मिली एम्पेयर। तो ये 110 मिली एम्पेयर और 1.1 मिली एम्पेयर में 100 टाइम्स का फ़र्क है। ठीक है, इससे आपको पता चलता है कि ड्राई स्किन की रेजिस्टेंस हाई होती है, और जबकि वेट स्किन की रेजिस्टेंस जो होती है वो लो होती है फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अच्छा, रेस्ट्रेन लॉन्ग हेयर बाय द यूज़ ऑफ हेयर बैंड्स। ये ख़ास तौर पे जो है वो गर्ल्स के लिए है जिनके बाल बड़े होते हैं, और बॉयज़ के लिए भी है जिनके बाल बड़े होते हैं। कि आप अगर जो है वो लैब में जा रहे हैं, आपके बाल बड़े हैं, तो आप उनको किसी न किसी तरह जो है वो रिस्ट्रेन कर लें, या तो हेयर बैंड लगा लें कोई, या गर्ल्स होती हैं तो वो स्कार्फ पहन लेती हैं, क्योंकि आपके हेयर जो है ना वो किसी भी मूविंग पार्ट ऑफ मशीन में आ सकते हैं, तो वो भी एक तरह से जो है वो हैज़र्ड है। ठीक है, और तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि भाई एमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या हैं, फ़र्स्ट एड कहाँ रखा हुआ है, डॉक्टर को कॉल कैसे करनी है, कहाँ होते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साहब किधर बैठते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। ठीक है, सब पता होना चाहिए। फ़र्स्ट एड बॉक्स किधर रखा हुआ है लैब में, आपको पता होना चाहिए। आपको पूछना चाहिए जो वहाँ पे लैब असिस्टेंट बैठे हुए हैं, लैब अटेंडेंट्स बैठे हुए हैं, कि भाई अगर इन केस कोई एक्सीडेंट होता है तो आप फ़ौरन जो है वो अप्रोच कर सकें उस तक। ठीक है। अच्छा, अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है कि एक साहब जो है वो अपना पैर बाहर निकाल के बैठे हुए हैं, और जो एक दूसरे इंसान को अगर वो दिख नहीं सकता क्योंकि उसके आगे वो एक लोड लिफ्ट किया हुआ है, तो वो गिर सकता है और उसको बुरी तरह चोट लग सकती है। तो ना सिर्फ ये कि आप अपना ख्याल रखें, कोई ऐसी हरकत ना करें लैब में। ये तो एक जनरल सी एक पिक्चर मैंने डाल दी थी ताकि याद रहे आपको, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके किसी एक्शन से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे किसी भी लैब में। या लेट से कि वहाँ पे हैक्सॉ से आप जो है वो या हैंडसॉ से काट रहे होते हैं, तो वो किसी और के ना लग जाए। ठीक है, या ये कि आपकी वजह से कोई दूसरा गिर ना जाए, आपकी किसी पोस्चर की वजह से, बॉडी पोस्चर की वजह से कोई दूसरा चलते में गिर ना जाए, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, या आप पैर बाहर निकाले में दूसरा बंदा गिर गया,
इंजरी तो उसे होगी, आपको नहीं होगा इतना कुछ। तो आपको लैब में जो है वो, हर लैब में अपना अपना ख्याल रखना है एट फर्स्ट प्लेस, यानी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने आप को देनी है, और साथ ही साथ आपको दूसरों का भी ख्याल रखना है। वर्क इन वेल वेंटिलेटेड एरिया। अच्छा, वेंटिलेशन जो है वो ज़रूरी होती है फॉर योर रेस्पिरेशन, क्या आप प्रॉपर रेस्पायर कर सकें, ठीक है। फ्रेश एयर आपको मिलनी चाहिए, तो उसके लिए वेंटिलेशन के लिए एक तो वेंट्स दिए हुए होते हैं, जो स्पेसेस होते हैं बाहर ना एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड। फिर उसमें आप ये देखते हैं कि ये एग्जॉस्ट फैंस होते हैं। एग्जॉस्ट फैंस इसलिए होते हैं कि जो रूम के अंदर जो इतनी कंजस्शन हो जाती है, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर रहे होते हैं और हम परस्पायर कर रहे होते हैं, पसीना होता है, तो वो एक नमी होती है एयर में, तो वो एग्जॉस्ट के ज़रिए बाहर चली जाती है। और हम लैब्स को इस तरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं कि उसमें प्रॉपर एक वेंटिलेशन सिस्टम हो, उसमें एयर फ्लो सिस्टम हो। बिल्कुल इस तरह ना हो कि कोई बंद सा कमरा हो जिसमें सब बैठे हुए हों, किसी ना किसी तरह एयर का फ्लो होना चाहिए, वरना जो है वो घुटन होगी और उससे भी अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी शार्प नाइफ़ या इस किस्म की चीज़ों को जो है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग से जो है वो दूर रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस तरह का हादसा हो सकता है जो कि सामने आपको नज़र आ रहा है, तार जल जाती हैं, ठीक है, तो आग लग जाती है। फिर बारी आती है सेफ्टी वार्निंग्स की। अच्छा, हर सेफ्टी वार्निंग इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो मैंने पिक्चर डाल दी। कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको नज़र आएंगी जगह जगह, कुछ जो है वो ऐसी होंगी जो आपको कहीं भी नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि वो आपकी लैब में जो है वो उसकी ज़रूरत है नहीं हर चीज़ की। तो इसमें ही देख लेते हैं, ये जेनरिक क्वेश्चन है, ये तो जनरल है, यानी कोई भी अगर किसी किस्म का कोई डेंजर है तो उसके लिए जो है वो ये सेफ्टी वार्निंग यूज़ किया जाता है। किसी किस्म का अगर बायोलॉजिकल हैज़र्ड है तो ये सेफ्टी सिंबल यूज़ किया जाता है। अगर कोई अगर हाई वोल्टेज है किसी जगह तो इस तरह का सिंबल यूज़ होता है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस क्योंकि ख़तरनाक होती हैं। हाई लेवल सोर्स है तो इस तरह का लेज़र हैज़र्ड है, तो इस तरह का होता है सिंबल यूज़। आपको कहीं लैब में थोड़ी नज़र आएगा लेज़र हैज़र्ड, आयनाइजिंग कहीं लैब में नहीं नज़र में कोई जो है वो इस तरह के मटेरियल्स नहीं यूज़ होते। अब ये आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं ये तो रेडियो एक्टिव इस तरह का, यानी आप कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर तो नहीं है ना यहाँ पे जो इस तरह का कोई, हाँ अगर आप क्या आ रहे होंगे ये कहीं ना कहीं। अच्छा, ये टॉक्सिक के लिए यूज़ होता है, मतलब होता है कोई भी अगर जहरीली चीज़ हो उसके लिए सिंबल यूज़ होता है। एक्सप्लोजिव, कहीं अगर कोई चीज़ एक्सप्लोड हो सकती है करते हैं, उसके का ख़तरा है तो हाईली सिंबल यूज़ होता है। कोल्ड का ख़तरा है जहाँ पे जो लिक्विफाइड नाइट्रोजन होती है वो -150 डिग्री सेल्सियस पे होती है, तो आप किसी ऐसे सब्सटेंस में हाथ ना डाल दें, ठीक है। ऑप्टिकल रेडिएशन, जहाँ पे आप ऐसी रेडिएशन जो आपके आँखों को अफेक्ट कर सकती हैं, उसके लिए सिंबल यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि फ़ौरन ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीडेशन करके से आग लग सके। और इसके अलावा हेल्थ डेंजर कहीं भी किसी भी सूरत में हो सकता है। फिर ये जो आपको नज़र आ रहा है सबसे नीचे, कार्सिनोजन का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस मटेरियल जिसकी वजह से आपको अगर कैंसर होने का ख़तरा है, तो वहाँ ये जो है वो सेफ्टी सिंबल यूज़ किया जाता है, सेफ्टी वार्निंग यूज़ की जाती है। फिर इसके राइट पे आपको केमिकल वेपन वाला भी नज़र आ रहा है, यानी कोई भी ऐसा केमिकल जो कि इंसानी जान के लिए ख़तरा हो तो उसके लिए ये भी यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट उसमें भी मैंने मेरे ख्याल है थोड़े बहुत और डाले होंगे सेफ्टी वार्निंग्स।
जो ए पर है ये डेंजर एक्सप्लोसिव का, बी वही बी तो आप देख चुके फ्लेमेबल का, सी में जो है ये कोरोसिव का है क्योंकि कोरोडेड मेटल्स जो होते हैं वो भी टॉक्सिक होते हैं एक तरह से। फिर नंबर डी पे जो है वो कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ के अगर आपने वो मुंह में आपने रख ली या निगल ली तो उससे जान का ख़तरा हो सकता है। फिर ये ई पे जो आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ना डेंजर दैट में कॉज कैंसर, तो ये मैंने आपको भी दिखाया था लास्ट पिक्चर में, कार्सिनोजन यही होते हैं। एफ़ में जो दिया हुआ है ये वही है जर्नल वार्निंग का क्वेश्चन का। जी में जो दिया हुआ है ये कोई भी ऐसी गैस है जो कि अंडर प्रेशर हो, जैसे आपके सीएनजी गैस सिलेंडर्स होते हैं, हाईली प्रेशर पे होती है वो गैस ना, तो अगर पूरी भरी हुई है तो वो भी एक ख़तरा होता है। फिर ये एच में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है कोई ऐसा ख़तरा जो कि मैरीन लाइफ के लिए प्रॉब्लम बन सकता है, तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज से वेस्ट एक्सपेल किया जा रहा होता है समंदरों में, तो वहाँ ये सेफ्टी से वार्निंग साइन यूज़ किया जाता है। आई में ये आप देख चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग वाला। आगे चलते हैं। अच्छा, कोई भी अगर ब्लेड्स या नाइफ्स वगैरह शार्प ऑब्जेक्ट्स जो कि आप यूज़ कर चुके हैं और अब आपको जो है उनका काम नहीं है या रिप्लेस करने हैं, तो आप उनको जस्ट ऐसे ही नहीं फेंक देते, कोई प्रॉपर कंटेनर बनाते हैं और उसमें आप जो है उसको रखते हैं। उसकी वजह ये कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बायो हैज़र्ड का सिंबल, कि एक जनरल ये ख़तरा है और ये एक कोई भी बायोलॉजिकल यानी किसी भी इंसान को ख़तरा हो सकता है, हाथ पे भी लग सकता है, किसी भी बॉडी पार्ट पे लग सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम शार्प ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट ये जो है वो ये तो जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, तो हम एक प्रॉपर कंटेनर बनाते हैं और उसमें इनको रखते हैं। अगर कोई किसी किस्म की इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, छोटा हो बड़ा हो, तो फ़ौरन जो है वो इंस्ट्रक्टर को जो है वो बताया जाता है। लास्ट ईयर्स में जो है वो पिछले साल शायद या उससे पिछले साल हमारे वर्कशॉप की लैब में जो है वो हो गया था एक एक्सीडेंट और बेहोश भी हो गया था एक बच्चा, तो फ़ौरन उसको लेके गए थे। तो कोई भी इस तरह का कोई मसला हो अगर, तो फ़ौरन कोर्स इंस्ट्रक्टर मैं हूँ, मुझे बताएंगे आप, या दूसरी टीचर हैं किसी और लैब का है तो उन्हें आप बताएंगे, ठीक है। फायर ट्रायंगल, फायर ट्रायंगल बेसिकली आपको ये याद ध्यान ही दिलाता है कि कौन कौन सी चीज़ें फ़ायर के लिए नेसेसरी होती हैं और क्या सोर्सेज हैं फ़ायर की। तो इनका जब आपके जहन में होंगे तभी तो आप फायर को अवॉइड कर सकते हैं ना। तो जो 3 चीज़ें अहम होती हैं वो होती है, एक तो फ्यूल, नंबर 2 ऑक्सीजन, क्योंकि फ्यूल का ऑक्सीजन से कंबस्शन रिएक्शन होता है, और तीसरी चीज़ वो एक एजेंट जो कि फ्लेम या हीट कह लें आप। तो इन 3 की वजह से जो है वो फायर पैदा भी होती है और भड़कती भी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो फ्यूल को ऐसे खाली ना छोड़ा जाए। अब एयर को तो एयर में ऑक्सीजन है, उसे तो आप नहीं आप रिमूव कर सकते ना, तो ऑक्सीजन तो अपनी जगह रहेगी, तो फ्यूल को ऐसे ना छोड़ा जाए। और फिर ये कि साथ ही साथ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी ना होने चाहिए, स्मोकिंग ना कर रहा हो कोई लैब में कि जिसकी वजह से फ्लेम क्रिएट हो और आग लगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर कहीं आपको हाई वोल्टेज इक्विपमेंट कोई नज़र आ रहा है तो उससे दूर रहें, लिखा होता है उन पे तो हाई वोल्टेज का, ये आपको सेफ्टी वार्निंग नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये रहा। अच्छा, अगर कहीं भी कोई ऐसा प्रैक्टिकल कर रहे हैं जहाँ पे हीटिंग की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि इनफैक्ट आप वेल्डिंग वगैरह भी अगर कर रहे होते हैं तो वहाँ भी जो है वो थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है। अच्छा, इस तरह का कोई ट्रीटमेंट है, जैसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, तो अगर कोई गर्म चीज़ आपको पकड़नी होती है तो आप जो है वो फायर टोंग्स की मदद से पकड़ते हैं। ये आप देख रहे हैं हाथ में इनके, ये जो चीज़ है ना, ये फायर टोंग कहलाती है, ताकि गर्म चीज़ को आप इस फायर टोंग से पकड़, आपके हाथ पे कोई ऐसा ना हो, या ये कि आपकी बॉडी से भी वो चीज़ थोड़ी दूर रहे। कोई अगर सरफेस गर्म है और वहाँ कॉशन दिया हुआ है, ये कॉशन का सिंबल है कि भाई यहाँ पे जो है वो हॉट सरफेसेस हैं,
तो आप वो उसको हरगिज़ भी टच करने का ना सोचें, लाइक इन वेल्डिंग। ठीक है, सो दैट्स ऑल। तो मैं चाह रहा था कि ये कुछ बेसिक सेफ्टी रूल्स हैं, ये आप जनरली याद रखिएगा। हर लैब के लिए यही है। मैंने अलग से, यानी वो जो वर्ड फाइल होती है, मैंने उसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना दी अलग से, ताकि बच्चों को जो है वो एक ये याद रह जाएंगी चीज़ें ना, यानी पिक्चर्स आ जाएंगी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होगा। फिर इसी पे मैंने जो है वो एक असाइनमेंट दिया था सेफ्टी का। आपसे पहले वाले जो बच्चे इंटरचेंज होने से पहले जो ग्रुप्स थे, यानी 2A2 और 2B2, उन बच्चों ने भी जो है वो सेफ्टी के हमें असाइनमेंट करके दिए। तो मैं असाइनमेंट आपको दिखा देता हूँ। आसान सा असाइनमेंट है, 4 उसमें सवाल हैं। उसमें जो 4th क्वेश्चन है उसमें ये अप्लाई हो रही होंगी चीज़ें। ये बेसिकली असाइनमेंट है आपका, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन का है, आपको सेफ्टी की डेफिनेशन देनी है। सेकंड क्वेश्चन में आपको हैज़र्ड की डेफिनेशन देनी है। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अगर वाटर, ऑयल या कोई लिक्विड अगर स्पिल हुआ है या पड़ा हुआ है फ्लोर पे लैब के, तो वो किस तरह से जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। चौथा सवाल ये है कि ये जो आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, एक सिचुएशन नज़र आ रही है, यहाँ पे क्या क्या ऐसे हैज़र्ड्स हैं जो कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप हैज़र्ड ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हैज़र्ड भी वो जो वैलिड हो, ये नहीं कि कोई हैज़र्ड नहीं है और आप ज़बरदस्ती उसको हैज़र्ड बता रहे हो। तो इसकी बेसिस पे मार्किंग होगी। तो क्वेश्चन 1 5 मार्क्स का है, क्वेश्चन 2 भी 5 मार्क्स का है, क्वेश्चन 3 भी 5 मार्क्स का है, क्वेश्चन 4 जो है वो 10 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसको अच्छे से गौर से करिएगा। देख के बच्चों ने अच्छा भी किया था, ख़राब भी किया था। तो आई होप कि आपने अगर ये चीज़ें समझ ली हैं सेफ्टी की बातें, तो आप ये कर लेंगे। आसान सी बात थी। फिर इसके बाद आपके नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला क्लास होगी, उसमें आपको जॉब नंबर 5 का कराएंगे वुड की। फिर उसके बाद वाला जो वीक होगा उसमें आपको टेबल सॉ पे ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और आपका हो जाएगा सेशन। ये जो ऑनलाइन का क्लासेस का है, तो ये लास्ट वालों का भी कंडक्ट किया था, आपका भी हो जाएगा। तो ये तो मैं सेकंड दफ़ा कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसको देख लीजिएगा गौर से। असाइनमेंट जल्दी ही आपको जो है वो जमा कराना होगा, आई थिंक इस सैटरडे या संडे को। लास्ट जो ग्रुप थे उसको तो मैंने 2 दिन का टाइम दिया था, लेकिन अभी रमज़ान है तो आपको 4-5 दिन का टाइम दे देते हैं। 4 ही तो सवाल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है ख़ास। ज़बरदस्ती लंबा नहीं करिएगा, बहुत लंबा असाइनमेंट नहीं करिएगा। जितनी बातें हैं उतनी करिएगा, प्रेसाइज़ भी हो और अच्छा भी हो, सारी चीज़ों को कवर कर रहा हो, अच्छे से पेश हुआ हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।